नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बढ़ते हैं खबरों में आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उत्तरायणी मेले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर सुशासन दिवस और वीर बाल दिवस की तैयारियों को लेकर एक बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने 14 जनवरी को उत्तरायणी मेले के तहत प्रदेश भर में भव्य आयोजन किए जाने को लेकर निर्देश दिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती पर सुशासन दिवस के अवसर पर प्रदेश में भव्य आयोजन किए जाएंगे। सभी जनपदों में ग्राम चौपाल का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पर राज्य स्तर पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जो हमारे ऐसे तीर्थ स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, जो हमारे पंच प्रयाग हैं, उन सभी स्थानों पर ये हो, चूँकि उत्तरायण एक बहुत बड़ा हमारा महापर्व है और जहाँ हम उत्तराखंड के अंदर इसको अलग अलग रंग से, कहीं उत्तरायणी के नाम से, मकर संक्रांति के नाम से, लोहड़ी के नाम से, कहीं पोंगल के नाम से, देश में हर जगह मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ पर इसका विशेष महत्व है उत्तरायण का, तो इसलिए निश्चित रूप से ये हमारी संस्कृति का भी अहम हिस्सा है। तो ये आगे जाना चाहिए, इसको हम लोग पूरे धूमधाम से मनाएंगे। विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में बर्खास्त कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त कर्मचारियों की याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि सभी बर्खास्त कर्मचारी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से 228 बर्खास्त कर्मचारियों को झटका लगा है। वहीं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कहा, मैं धन्यवाद करती हूं सर्वोच्च न्यायालय का, जिन्होंने उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर लिए गए मेरे फैसले को सही ठहराया है। यह उत्तराखंड के युवाओं की जीत है। उत्तराखंड विधानसभा में जो भर्तियां हुई थी और जो निर्णय माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड के खंडपीठ ने, डबल बेंच ने लिया था, उसके खिलाफ कुछ लोग आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे थे। यहाँ पर एक विशेष याचिका एसएलपी लगाई गई थी और यहाँ पर जो डबल बेंच था उन्होंने उस पिटीशन को खारिज किया है। जब पिटीशन डिसमिस हुई उसके बाद जो पिटिशनर्स थे उनके वकील ने ये बात कही कि वो उस पिटीशन को विड्रॉ करना चाहते हैं, जिसकी परमिशन डबल बेंच ने उन्हें दी। इस निर्णय के लिए मैं सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करती हूँ। ये सभी उत्तराखंड के युवाओं की जीत है, उत्तराखंड के लोगों की जीत है। खबर पौड़ी से, जहां कलजीखाल ब्लॉक की किमोली वन पंचायत में बनी अवैध मजार पर आखिरकार प्रशासन का बुलडोजर चला। उधर इस अवैध मजार के ध्वस्त होने के बाद भी पौड़ी विधायक राजकुमारी पौड़ी सवालों के घेरे में है। आपको बता दें कि विधायक पौड़ी ने बिना जांच पड़ताल किए अवैध मजार के साइट डेवलपमेंट के नाम पर 2 लाख रुपए की विधायक निधि स्वीकृत कर दी थी, जिसके बाद से ही मामला गर्मा गया था। वहीं मजार के निर्माण चारागाह भूमि में होने पर इस मजार को अवैध पाया गया, जिससे विधायक की मुश्किलें बढ़ गईं। हालांकि अब भी टीन शेड बनवाने की बात पर वो अड़े हैं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मजार के लिए कोई पैसा नहीं दिया था निर्माण करने के लिए। ये केवल मैंने टीन शेड बनाने के लिए पैसा दिया था, और वो भी हिंदुओं की आस्था के कारण मैंने पैसा दिया, क्योंकि वहाँ पर जो है मुसलमान तो कोई है नहीं। अगर कोई किसी ने मजार बनाई है तो वो मेरे संज्ञान में नहीं था, लेकिन ये था कि मर्धार जगह का नाम है और वहाँ पर टीन शेड बनाने की बात आई थी। तो हमारे मंडल अध्यक्ष के द्वारा जो प्रस्ताव मेरे पास आया उसमें मैंने विधायक निधि रिलीज की है और वो कार्य हुआ नहीं था। ये जो है बात का बतंगड़ बनाने वाली बात है कि मजार के लिए पैसा दिया है। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड रूम में भीषण आग लग गई। शुक्रवार को आग की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल कर्मी और स्थानीय पुलिस पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद रिकॉर्ड रूम में लगी आग पर काबू पाया जा सका। रिकॉर्ड रूम में रखे कई दस्तावेज आग में जलकर खाक हो गए। वहीं आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। तो कई दस्तावेज जो है वो आग के हवाले हो गए। यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड रूम में ये भीषण आग लगी। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है और जैसे ही आग की खबर लगी दमकल विभाग मौके पर पहुंचा। और उपेंद्र राणा हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, क्या अभी तक आग के कारणों का पता चल पाया है? क्या कुछ अपडेट है आपके पास?
देखिए, जो सुबह करीब 9 बजे जो है उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो कि थाना प्रेमनगर क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर जो रिकॉर्ड रूम है वहां पर अचानक आग लग गई थी। और दमकल कर्मियों की जो टीमें हैं, जैसे उनको सूचना मिलती है तो करीब 10 बजे दमकल कर्मी की टीम वहां पर पहुंचती है। हालांकि आग पर काबू पा दिया गया है, लेकिन जो रिकॉर्ड रूम में जो रखे हुए जो दस्तावेज है वो जलकर खाक हो चुके हैं। कई दस्तावेज ऐसे हैं जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए छात्रों के थे और वहाँ के ऑफिशियल जो है रिकॉर्ड्स थे वो उसमें रखे गए थे, लेकिन आग पर पूरी तरीके से अब काबू पा लिया गया है। जो हालांकि जो अभी पुलिस की ओर से जो प्रथम दृष्टया है जो माना जा रहा है वो यही है कि शॉर्ट सर्किट के चलते जो है ये आग लगी है। फिलहाल जो है पुलिस जांच में जुटी हुई है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि आखिर रिकॉर्ड रूम में किस तरीके से आग लग जाती है। ये सबसे बड़ा कारण जो है माना जा रहा है, कहीं इसके पीछे किसी अन्य साथी का हाथ ना हो। तो ऐसे में पुलिस जो है वो जांच में जुटी हुई है और प्रथम दृष्टया अभी शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस फिर भी जांच में जो है वो जुटी हुई है। बिल्कुल, अक्सर देखा गया है गर्मी में तो शॉर्ट सर्किट से आग लगती है, सर्दियों में इस तरह घटनाएं हालांकि कम देखी जाती है। लेकिन रिकॉर्ड रूम में आग लगने की जो बात कही जा रही है उसमें कई ऐसे दस्तावेज होते हैं जो संजो कर रखे जाते हैं, उनको कितना नुकसान पहुंचा है, क्या खबर है उस मामले में? देखिए, अभी जो खबर मिल पा रही है यही है कि लगभग 80% जो है जो रिपोर्ट्स हैं वो खाक हो चुके हैं, कि दस्तावेज वहां पर रखे हुए थे खाक हो चुके, क्योंकि आग इतनी भीषण थी कि जब तक दमकल कर्मियों की टीम वहां पर पहुंची तो काफी ज्यादा जो है वो आग लग चुकी थी और 80% दस्तावेज जो है वो जलकर खाक हो चुके थे। और सबसे बड़ा वजह जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि आखिर रिकॉर्ड रूम्स में किसी की कोई प्रतिक्रिया आई है अभी तक सामने यूनिवर्सिटी की तरफ से? देखिए, अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन फिलहाल पुलिस जांच में इसमें जुटी हुई है। जो भी जांच में पाया जाएगा उसके अनुसार जो है वो कार्रवाई जो है पुलिस की ओर से जो है वो की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र तमाम जानकारी के लिए। नगर निगम के 47 वार्डों में घर घर कूड़ा उठाने के लिए 2 महीने में भी कंपनी का चयन नहीं हो पाया है। इसके लिए 2 बार टेंडर भी हो चुके हैं, लेकिन टेंडर प्रक्रिया लंबी होती जा रही है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि टेंडर के लिए 6 कंपनियों ने आवेदन किया था, जिसमें से 3 कंपनी टेक्निकली बाहर हो गई। बाकी बची 3 कंपनियों के बारे में जानकारी ली जाएगी। देखिए, जो लेटेस्ट है हमारे पास है तो कहने के लिए यही है कि 6 में से 3 लोग जो हैं टेक्निकली जो है बाहर हो गए थे, जिसमें से बाकी जो बचे हुए 3 हैं उनका भी जो है हमारा एवेल्युएशन चल रहा है, जिसमें उन लोगों के जो है हम लोग प्रेजेंटेशन देख रहे हैं और उनकी जो किस मेथोडोलॉजी में वो लोग करेंगे कार्य आगे संपादन, उसके क्रम में जो है उनके फिर आगे जाके खोला जाएगा। अभी 3 में से 2 का हम लोगों ने जो है मेथोडोलॉजी हम लोगों ने प्रेजेंटेशन देख लिया, 1 का आज देखेंगे और अगले 1 से 2 दिन के अंदर हम लोग जो है उसकी फाइनेंशियल बिट खोल देंगे। मसूरी में 32 वर्षीय सुनील हत्याकांड मामले के खुलासे के लिए किए गए पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट के लिए अभी भी 3 हफ्तों का इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल 9 महीने पहले मसूरी में हुए सुनील हत्याकांड मामले में जांच कर रही एसटीएफ ने 12 संदिग्ध आरोपियों का पॉलीग्राफी टेस्ट करवा दिया है। दिल्ली सीएफएसएल की 4 अधिकारियों की टीम ने 2 दिनों तक 12 आरोपियों से पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान करीब 120 सवाल पूछे। माना जा रहा है कि ये रिपोर्ट ही एसटीएफ को सुनील के असली कातिल तक पहुंचाने में मदद करेगी। अभी इसमें मसूरी में जो डेथ हुई है, इस संबंध में 12 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट यहाँ पर विगत 2 दिनों में कराया गया है और इसमें सीएफएसएल दिल्ली से सीनियर साइंटिस्ट लेवल के अधिकारी यहाँ पर आए हुए थे और उनकी निर्देशन में ये सब कराया गया है। और इसकी रिपोर्ट आने में लगभग उन्होंने बताया है कि 3 हफ्ते का टाइम इसमें लगेगा, जिसमें पॉलीग्राफ रिपोर्ट हमें प्राप्त होगी तो उसके बाद ही हम फर्दर विवेचना में इसको सम्मिलित किया जाए। इन दिनों राज्य के महाविद्यालयों में चुनावी रंग चढ़ा हुआ है। छात्र अपने पसंदीदा छात्र नेता के प्रचार में जुटे हैं, तो वहीं ढोल नगाड़ों के साथ कॉलेज परिसर और बाहर मुख्य सड़क में रैलियां निकालकर हर संगठन का प्रत्याशी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। ऐसा ही नजारा कुमाऊं के सबसे बड़े महाविद्यालय एमबीपीजी कॉलेज में देखने को मिला। यहां हर बार की तरह इस बार भी मैदान में एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच टक्कर देखने को मिली। आपको बता दें कि 24 दिसंबर को छात्र अपना नेता चुन लेंगे।
अभी मैं कौशल बिरखानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से तैयारी कर रहा हूँ छात्र संघ अध्यक्ष की। और जो हमारी मांगे रहेंगी प्रमुख जो ये है कि एक यूनिवर्सिटी जो इतना लेट करती है, सत्र वगैरह सब चीज़ लेट चलाती है, और कॉलेज में जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, पार्किंग की सुविधा, लाइब्रेरी की और वॉशरूम, प्रॉपर वॉशरूम की, और ये सब हमारी प्रमुख मांगे रहेंगी। एक हो गए, और एक ये है हॉस्टल। कॉलेज में पूरे कुमाऊं भर का सेंटर है, कुमाऊं से पूरा छात्र आता है और यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है कॉलेज में, ना गर्ल्स के लिए ना बॉयज़ के लिए। तो हमारी ये मांग रहेगी एक कॉलेज में और गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल दोनों कॉलेज में उपलब्ध हो। महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से कई योजनाएं बनाई गई हैं। इसके तहत हरिद्वार में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए देश का पहला महिला वेडिंग जोन स्थापित किया गया है। लेकिन निगम की लेट लतीफी के चलते ये योजना दम तोड़ रही है। आपको बता दें कि हरिद्वार में महिला वेडिंग जोन बनकर तैयार है, लेकिन अभी तक इसका उद्घाटन नहीं किया गया है। उधर महिलाओं को अब बैंकों के नोटिस भी आने शुरू हो गए हैं, जिससे ये वेडिंग जोन उनकी समस्याएं कम करने के बजाय अब और बढ़ाता जा रहा है। हमारा एक्चुअली यहाँ पर पूर्व में ही जो हमारी टाउन वेंडिंग कमेटी है उसके द्वारा 600 वेंडिंग जोन ऑलरेडी यहाँ पर पास हुआ है वेंडिंग कमेटी द्वारा, और उसमें से 100 हमारा जो प्रथम जो चरण है उसमें 100 पिंक वेंडिंग जोन है जिसमें महिलाओं के लिए है। उसमें हम लोगों ने जो हमारी NULM की स्कीम है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, उसमें हम लोगों ने सब्सिडी का भी प्रावधान रखा हुआ है। तो उसमें अब हम लोग ऑलरेडी इनको आवंटन हो चुका है। अब इसी महीने हम लोग इसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। ये हमने जिसको भी दिए हैं उसको हमने चाबी ऑलरेडी हमने उसको दे दिया है, उसका हम लोग को पोजीशन दे चुके हैं। अब उनके द्वारा इसमें स्टार्ट क्यों नहीं किया जा रहा है उसके हम समीक्षा बैठक कर रहे हैं आजकल, और आगामी एक हफ्ते में ही हम इसको स्टार्ट कर देंगे। बुलेटिन में अब बात डोईवाला की, जहां मिल कर्मचारी की सक्रियता के चलते गन्ना पर्ची में हो रहे घपले का एक मामला सामने आया है, जिसमें गन्ना मिल में लाने वाले व्यक्ति ने धोखाधड़ी कर गन्ना समिति की ओर से दी जा रही SMS के जरिए पर्ची के SMS को एडिट कर उसमें तारीख बदलने के साथ ही बुग्गी की जगह ट्रॉली कर गन्ने को लाने का प्रयास किया, जिसको मिल कर्मचारियों ने पकड़ लिया। जिसके बाद मौके पर किसान और समिति के अधिकारी भी पहुंचे। वहीं समिति की ओर से उक्त कृषक के खाते को सील कर दिया गया। ऐसा है कि आज हमारी जो गन्ना तोड़ रहा है उसमें भी बहुत सारी दिक्कत आ रही है, खरीद भी कम दी जा रही है। ये पहले कह रहे थे कि जी बहुत जल्दी पखवाड़े जैसे कट रहे थे, पर्चियाँ कटेंगी, वो नहीं चल पा रहा है। दूसरा, कुछ गड़बड़ ऐसी पकड़ी गई है कि बुग्गी की पर्ची लोग उसको कैसे ट्रॉली पे करके कन्वर्ट करके मैसेज करके उसको तुलवा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें उसके लिए हम ईडी साहब से मिलने आए थे, ईडी साहब तो मिले नहीं है, लेकिन इससे बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि अभी हम देखते हैं क्या है। और खरीद भी कम दी जा रही है, तो किसान गेहूँ बोने से भी रुका हुआ है क्योंकि खरीद पूरी दी नहीं जा रही है, गन्ना कम तोड़ रहा है, तुलाई नहीं हो रही है। तो ये हमारी समस्या है, इसके लिए हम आए। वहाँ से ट्रैक्टर ये बुक की थी, यहाँ एक किसान ट्रैक्टर ट्रॉली ले आया है, वहाँ से हमारे उसकी है बोगी की है, बैल बोगी, वो देख रहे हैं जनसंख्या क्या बचेगी ट्रॉली की। और ऐसा हुआ तो हमारे कर्मचारी का तो शायद इसमें कुछ लग नहीं रहा मुझे, अगर होगी तो कार्रवाई करेंगे। 50% गन्ने की खरीद बनती है गेट की। अगर 27,000 फैक्ट्री पीट रही है तो 13,500 हमारी बनती है। हम तो मांग रहे हैं सिर्फ 12,000 हमें खरीद दे दीजिए, बाकी आप सेंटरों की दें। एक तो फैक्ट्री वो नहीं दे रही है। तीसरा, ये अभी जो मामला संज्ञान में आया है, हम यहाँ आए थे गन्ने की खरीद के लेकर के। सुबह हमारे एक किसान को बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ा। शेरगढ़ से एक किसान आए थे, उनको टाइम का कुछ सामना करना पड़ा, उसके लिए बात हो गई पांडे से, आगे से ऐसा नहीं होगा उन्होंने कहा। अभी ये जो ट्रॉली पकड़ी है, इस ट्रॉली में बुग्गी की पर्ची पे गन्ना माफिया ट्रॉली ला रहा है। किसान इसके हक में बिल्कुल नहीं है। जो भी गन्ना माफिया का कार्य कर रहा है, किसान उसके खिलाफ जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई कराएगा। इस तरह से छोटे किसान का हनन हो रहा है, छोटे किसान का उत्पीड़न हो रहा है, जो किसान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हरिद्वार, सिडकुल और अन्य क्षेत्रों के सैकड़ों उद्योगों पर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के आदेश पर अग्रिम आदेशों तक उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। दरअसल प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने प्लास्टिक मैनेजमेंट कानून के तहत उत्तराखंड की 1750 फैक्ट्रियों की NOC रद्द कर दी थी। इसमें हरिद्वार की 755 फैक्ट्रियां भी शामिल थी। इस फैसले के बाद हरिद्वार के उद्यमियों ने राहत की सांस ली है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 20 तारीख तक हमें इन नोटिस पर रोक लगा दी गई है। हमारा लेकिन इसमें ये कहना है कि चूंकि अभी का जो करंट सिनेरियो में जो उनका फॉर्मेट है, इसमें हर कंपनी को अपनी सभी इनवॉइसेस जो उससे रिलेटेड सेल्स और परचेज से रिलेटेड है उनको अपलोड करना है, और ये इनवॉइसेस की संख्या 1,1200 से भी ज़्यादा है।
हर कंपनी के लिए। तो चूंकि अभी काफ़ी लोग उस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो वेबसाइट की कैपेसिटी के हिसाब से वेबसाइट भी काफ़ी स्लो चल रही है और एक एक कंपनी को इतने सारे हजारों डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में 15 से 20 दिन का वक्त लग रहा है। तो हमारा माननीय न्यायालय से और सरकार से ये निवेदन है कि ये जो टाइम लिमिट है इसको कम से कम 1 महीना बढ़ा दिया जाए, ताकि हम सभी लोग ये जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड है और रजिस्ट्रेशन की जो पूरी प्रक्रिया है उसको पूरा कर लें। उधर रामनगर में दर्जनों ग्रामीणों ने कार्बेट कार्यालय पहुंचकर पार्क प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने पार्क निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे का घेराव करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि पार्क प्रशासन ने मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत कार्बेट पार्क का गर्जिया का नया जोन खोला था और इसका संचालन भी गर्जिया से ही शुरू किया गया था, लेकिन कुछ महीनों के पहले पार्क प्रशासन ने इस गेट का संचालन गर्जिया से बंद करते हुए रिंगोडा से शुरू कर दिया, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने दोबारा गर्जिया से संचालन करने की मांग की है, साथ ही मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। उनकी डिमांड ये है कि इस गेट को पुनः गर्जिया से संचालित किया जाए, जबकि वर्तमान में गेट रिंगोड़ा से संचालित है, जिसकी अनुमति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है। तो आज जो ज्ञापन, इससे पहले भी हमको एक ज्ञापन इनके द्वारा दिया गया था और जिसके क्रम में पहले भी इस संबंध में वार्ता हो चुकी है, परंतु आज जनभावना से भी हम उच्च स्तर को अवगत कराएंगे और इसका कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। इसमें अब 3 टीम हमारे स्तर से बना दी गई हैं। टाइगर को हमने चिन्हित कर लिया है। पिछले 2 दिनों का जो हमारे पास कैमरा ट्रैप डेटा है और ड्रोन से जो फुटेजेस प्राप्त हुए हैं, उसके क्रम में टाइगर चिन्हित किया जा चुका है और हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी इसको रेस्क्यू किया जा सके। ये हमारा यहाँ पर आपको पता ही है कि हम पिछले दिन 2-3 महीने से लगातार प्रयासरत हैं। गर्जिया जोन जो इन्होंने यहाँ से गर्जिया से शिफ्ट करके जो रिंगोड़ा कर दिया है, उसी के लिए हम लगे हुए हैं कि ये गर्जिया जोन की एंट्री जो है गर्जिया से ही की जाए। उसी के लिए हम लगे हुए हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि बराबर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व अपनी मनमानी कर रहा है और वन्य जीव मानव संघर्ष इतना यहाँ पर बढ़ रहा है। पिछले 2-3 महीनों में ये देखने में आया है, सामने जो हमने नोट किया है, कॉर्बेट प्रशासन अपनी तानाशाही यहाँ पर चला रहा है। मांग हमारी यह है कि गर्जिया जोन जो वहाँ पर पूर्व में संचालित किया गया था, मुख्यमंत्री घोषणा में जो वहाँ पर गर्जिया जोन बनाया गया था ग्राम पंचायत ढुकली से, वहीं से उसका संचालन हो दीजिए, दोबारा से वहाँ पर पर्यटन जो है शुरू किया जाना। खबर मसूरी से, जहां विंटर कार्निवल की तैयारियां जोरों पर है। एसडीएम मसूरी शैलेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि मसूरी विंटर लाइन कार्निवल को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। मसूरी विंटर लाइन कार्निवल 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चलेगा, जिसका शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इस बार मसूरी विंटर कार्निवल में कई खास कार्यक्रमों को जगह दी गई है, जिससे उत्तराखंड का पर्यटन का विकास तेजी से हो। एसडीएम ने बताया कि इस बार कार्निवल में डे एंड नाइट अलग अलग प्रोग्राम्स चलेंगे। इस दौरान मसूरी में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा। साथ ही यातायात को व्यवस्थित किए जाने को लेकर पुलिस की ओर से एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है। पूरी तैयारियां हैं। अब कार्निवल हमारे संज्ञान में, हम जो है वैसे तो 24-25 तारीख से जब से भी कार्निवल स्टार्ट होना होगा, लेकिन हम लोगों की जो तैयारियां हैं वो 22 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी। उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर ट्रैफिक प्लान होगा, प्रॉपर पार्किंग प्लान होगा, जो समय आने पर आप लोगों को अवगत करा देंगे। नहीं, फोर्स की कम, हमारे पास फोर्स मौजूद है। अभी मसूरी में तो फोर्स का बहुत तो लगभग रहता ही है, लेकिन सीजन के टाइम पर हमें फोर्स अतिरिक्त प्रदान किया जाता है। हमें जो है पुलिस लाइन से एक्स्ट्रा फोर्स मिलता है और हम उस फोर्स को यूटिलाइज करेंगे। हम अपना उत्तराखंड का देखें तो लोक संगीत में नरेंद्र सिंह नेगी जी और प्रीतम भरतवाण जी और आपका मीना राणा जी, ये सब लोग आ रहे हैं। संगीता ढोंडियाल, ये सब ग्रुप आ रहे हैं। और उसमें पंजाबी भी एक मान है, उनको भी हमने इसमें स्थान दिया है। और इसमें नेपाली फोक भी है, उसमें गोरखाली सुधार सभा की ओर से वो प्रस्तुति दी जाएगी। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बॉलीवुड से जो है कुछ बड़े कलाकार फाइनल हुए हैं और वो भी आएंगे इसमें। और क्या क्या खास रहने वाला है? खास इसमें अब की बार जो हमने स्पोर्ट्स को, उसमें कबड्डी, कैरम और हाफ मैराथन को शामिल किया है। बच्चों के कार्यक्रम, क्विज और डिबेट और पेंटिंग को शामिल किया है। जो ट्रैकिंग के शौकीन हैं उनके लिए 4 दिन, 26 तारीख को छोड़ दिया जाए तो 27 तारीख से 30 तारीख तक ट्रैक्स जो है हमने रखे हैं। पिथौरागढ़ पृथक पर्वतीय विश्वविद्यालय की मांग को लेकर 15 दिसंबर 1972 को छात्र आंदोलन के दौरान हुए गोलीकांड में सज्जन लाल शाह और सोबन सिंह नेपाली ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, जिसको याद करते हुए रामलीला मैदान में विभिन्न संगठनों ने शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कार्यक्रम में शहीद सज्जन लाल शाह के भाई कैलाश शाह को सामाजिक कार्यकर्ता जुगल किशोर पांडे ने शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उत्तराखंड में इनामी अपराधियों की विशेष धरपकड़ अभियान के तहत एसटीएफ ने 4 हत्याओं में शामिल एक कुख्यात
हत्यारों को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से धर दबोचा है। 2021 में हरिद्वार में चौहरे हत्याकांड में शामिल तालिब के खिलाफ 10,000 का इनाम घोषित था। घटना के बाद से अभियुक्त पिछले 2 साल से फरार चल रहा था। हाल फिलहाल वो गाजियाबाद में पहचान छुपाकर जेसीबी चालक का काम कर रहा था। देखिए, एक तालिब एक इनामी था हमारे यहाँ पे थाना लक्सर से, और ये हत्या के आरोप में वांछित था 2021 से। इसको गाजियाबाद से एसटीएफ की टीम ने कल पकड़ा है यहाँ पर, और इसमें और भी वांछित लोग हैं। इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और सभी को पकड़ा जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।